सियासत की चाल और इकोनॉमी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सीकर जिले के पाटन थाना क्षेत्र के ग्यारसी लाल यादव की 13 मई को मौत हुई। 17 मई को परिजनों ने शमशान घाट से उनकी अस्थियां इकट्ठा की और गांव में ही पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। उसी दिन शाम को जब परिजनों ने हरिद्वार जाने की तैयारी की तो पता चला कि पीपल के पेड़ के नीचे से अस्थियां गायब हैं। परिजनों ने पता किया तो पता चला कि गांव का ही सतीश नाम का व्यक्ति अस्थियां ले गया है। गांव के लोगों के बीच बातचीत हुई और सतीश को कहा गया कि वो 3 दिन में अस्थियां वापस ला कर दे दे, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी परिजनों को अस्थियां नहीं मिली हैं। परिजनों ने अब सतीश के खिलाफ पाटन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये कहना चाहता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी प्रशासन, पहली बार हुआ है ऐसा काम, अस्थियों के साथ आगे नहीं हो, इससे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन कई जिले गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। दौसा जिले का बांदाकुई और बसवा का इलाका भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सच्चाई तो ये है कि यहाँ महिलाएं पानी की एक बाल्टी के लिए रज्जगा करती हैं। रात भर जागने के बाद भी पानी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बांदीकुई नगर पालिका की बैठक में प्रत्येक वार्ड में 3-3 टंकियों का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के 40 वार्डों में 120 पेयजल टंकियों का निर्माण 15 अप्रैल तक होना था, लेकिन अभी तक टंकियों का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण शहर वासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम पानी से बहुत ज्यादा दुखी हैं। सारी पब्लिक यहाँ सुबह से शाम तक लगी रहती है खूब हैंडपंप पे, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं आती। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पानी की। परेशान हो जाते, रात का कोई पता नहीं, दिन में दोपहर में बहुत परेशान हो जाते। पानी का हैंडपंप चला और नगर पालिका में कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर सैलाब उमड़ने की तस्वीरें नई नहीं हैं। बरसात में ऐसी तस्वीरें बेहद कॉमन हैं। इतनी कि इन पर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं माना जाता, लेकिन दौसा की सड़कों पर उमड़े सैलाब की वजह इंद्रदेव की कृपा नहीं बल्कि जलदाय विभाग की लापरवाही है। प्रदेश के डार्क जोन जिलों में शामिल दौसा में पेयजल की गंभीर समस्या है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। यहाँ नालों में 7 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी चंद मिनटों के लिए। जाहिर है दौसा की जनता पानी की एक एक बूंद को अमृत समझती है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। रविवार को दौसा शहर के आगरा रोड पर जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन टूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। बीच सड़क पर पानी बहने से लोगों में जलदाय विभाग के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली। पता चला कि मानसून पर्व की तैयारियों को लेकर जेसीबी से नाले की सफाई की जा रही थी, तभी जेसीबी ने राइजिंग लाइन को तोड़ दिया, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। अमृत की बर्बादी से आगामी दिनों में दौसा में पेयजल सप्लाई बाधित होने की भी संभावना है। सारे पैसे अब कितने रुपए मांग रहे हैं? अब मांग रहे हैं 25,000 रुपया और मांग रहे हैं। पर मकान देने का कोई ठिकाना है क्या? जी नहीं, अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं है। इनके तो 1-2 महीना खत्म ही नहीं होता है कभी। हर गरीब को आशियाना देने की सरकार की योजना चित्तौड़गढ़ में एक सपना साबित हो रही है। हालात ये है कि पूरा पैसा जमा कराने के बावजूद नई वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं। सर जी, यहाँ पे क्या है, 2015 में ये मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से इन्होंने एक स्कीम चलाई थी गरीबों के लिए, जो लगता है शायद गरीबों के लिए नहीं था, ये नगर परिषद को अमीर बनाने के लिए था। 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में 494 आवास का निर्माण करा लोगों को घर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ का
रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन नहीं मिल पाया। लोगों ने ऊंचे ब्याज पर लोन लेकर पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन अब नगर परिषद इन मकानों का क्षेत्रफल बढ़ जाने की बात कहते हुए लोगों से 25 से 30 हजार रुपए जमा करने का नोटिस दे रहा है। लेकिन पैसा जमा करने के बावजूद लोगों को आशियाना कब मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बियाबान के इस खंडहर को देखकर यकीन करना मुश्किल है ना कि ये लोगों को सेहत की दवा देने वाला अस्पताल है। जी हाँ, प्रदेश और केंद्र की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन इन अस्पतालों की स्थिति क्या है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बहरहाल जर्जर अस्पताल की तस्वीर दौसा जिले के नाहर खोहरा गांव की है। इस गांव में काफी प्राचीन उप स्वास्थ्य केंद्र है। बताया जा रहा है कि 20 वर्ष पूर्व इस उप स्वास्थ्य केंद्र की बेहतर सुविधाओं के चलते आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण यहां इलाज के लिए आते थे, लेकिन इस अस्पताल की बिल्डिंग का कभी इलाज नहीं कराया गया, जिसके चलते आज नाहर खोहरा का उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हो गया है। बिल्डिंग जर्जर हुई तो तत्कालीन स्टाफ ने इस पर ताले लटका दिए, जिससे अस्पताल में रखे मेडिकल उपकरण भी खराब हो गए। ये पूरी जर्जर पड़ी हुई है। इसमें जो भी एएनएम आती है 10 साल 15 साल से देख रहे हैं हम, वो बैठ नहीं सकती क्योंकि इतनी स्थिति खराब है इसकी कि जिसकी कोई बात नहीं, कब गिर जाए ऊपर से। हमारे गांव में हॉस्पिटल की कमी है और जो उसकी बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हो रही है, नई भूमि आवंटन कर रखी है। धौलपुर के राजा खेड़ा से आए पेंशनधारी शमशेर खान 3 बार दवा लेने आ चुके हैं, लेकिन 2 बार दुकान बंद मिली है। वहीं पचगांव से आए पुनीत मुदगल बताते हैं कि वे पिछले 3 महीने से मां की दवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन पूरी दवा नहीं मिलती, इसीलिए आधी दवा बाजार से खरीदनी पड़ती है। मैं अपनी माताजी की दवाई लेने आया हूँ, 3 बार लौट गया। बृहस्पतिवार को आया तो दुकान बंद मिली और कभी दवाई नहीं मिलती। पिछले 3 महीने से तो दवाई नहीं मिल रही, पूरी 1 या 2 दवाई मिलती है, सब बाजार से लेनी पड़ रही है। धौलपुर जिले में पेंशनधारियों की इकलौती दवा के दुकान के बदतर हालात यही नहीं रुकते। स्थिति ये है कि एनजीओ की ओर से दुकान पर महज एक कर्मचारी लगाया गया है, इसीलिए बुजुर्गों को घंटों इंतजार करना होता है। इसके अलावा जब ये कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो दुकान बंद रहती है, जिस कारण दवा लेने आने वाले पेंशनधारी बुजुर्गों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये वही धौलपुर है जहां लॉकडाउन में भी वैध और अवैध दारू खूब मिली। दुर्गम पहाड़ी हो या सुदूर इलाका, अब कहीं भी कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने ऐसे इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का नायाब तरीका ढूंढ लिया है। जी हाँ, सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही हवा में उड़ते ड्रोन की मदद से लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। आईआईटी कानपुर की ओर से किए गए रिसर्च के बाद आईसीएमआर ने देश के दुर्गम इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 जून को निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस काम के लिए वो ड्रोन इस्तेमाल होंगे जो 35 किलोमीटर तक जा सकते हैं, साथ ही 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकें। ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन की सफल सप्लाई के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन आसमान में सीधे उड़ान भरने और 4 किलोग्राम वजनी सामान ले जा सकने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही ये वैक्सीन को तय सेंटर पर पहुंचाकर वहां से वापस स्टेशन या केंद्र पर आने में भी सक्षम होंगे। ड्रोन की टेक ऑफ और लैंडिंग डीजीसीए की गाइडलाइंस पर आधारित होगी। इसमें पैराशूट आधारित डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा। बिछड़े भाई बहन मिले तो दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोए। आखिर 7 सालों के बाद अपनों को पाकर कौन अपनी भावनाओं पर काबू कर पाएगा। कोटा में बाल कल्याण समिति, पुलिस और बाल अधिकारिता विभाग की कोशिशों से 7 साल से बिछड़ी बच्ची के उसके अपने मिल गए। गुमशुदा बहन को लेने भाई करीब 800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला से कोटा पहुंचा और अपनी बहन को लेकर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि बालिका अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होकर 14 साल की उम्र में ट्रेन में बैठकर कोटा आ गई थी, जिसे करनी नगर विकास समिति के आश्रय में प्रवेश दिया गया था।
अप्रैल 2021 में बाल कल्याण समिति सदस्य आबिद अब्बासी को बालिका ने अपने बारे में जानकारी दी, जिसके बाद बालिका के भाई को अकोला से कोटा बुलाया गया। आज हम लोगों ने, जिसमें विमल जी भी शामिल हैं, आबिद भाई भी शामिल हैं, एक ऐसा काम हम कर पाए हैं पुलिस के माध्यम से कि 14 से जो बच्ची अब गायब थी उसको हम परिवार से मिला पाए। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन पोस्ट कोविड बीमारियां लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। ऐसे में परंपरागत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टरों का कहना है कि कई आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाया है। कोरोना से ठीक होने के बाद थकान, बुखार रहना, कमजोरी और अनिद्रा जैसी कई बीमारियां लोगों को परेशान कर रही है, जिनसे निजात दिलाने के लिए हर जिले में पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिनमें आयुर्वेद दवाओं से काफी फायदा हो रहा है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस का हमने लोगों का ट्रीटमेंट चालू करा। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम लोगों को मेडिसिन देते, हमारे त्रिगुण कीर्ति रस है, सीतोपलादी चूर्ण है और गिलोय घनवटी है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरी राज्यों की खबरें। यूपी के चंदौली के लिया थाना क्षेत्र के खरौझा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि वर्तमान प्रधान अपने कई साथियों के साथ एक परिवार पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घायलों का उपचार साहबगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताते हैं कि खरौझा गांव के सुदामा पासवान का परिवार सिंचाई विभाग की पुश्तैनी जमीन में सैकड़ों वर्षों से मड़ई लगाकर रहता है। बरसात को देखते हुए सुदामा का परिवार पुरानी हो चुकी मड़ई को मरम्मत करने के काम में लगा था। तभी चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान राजन सिंह अपने लोगों के साथ सुदामा पासवान के घर पहुंच गया और मड़ई लगाने का विरोध करने लगा। ग्राम प्रधान का कहना था कि मड़ई लगाने वाली जगह ग्राम समाज की है, जिस पर पीड़ित परिवार के लोगों ने पुश्तैनी जमीन बताते हुए अपना पक्ष रखा, जिस पर ग्राम प्रधान राजन सिंह ने लेखपाल अमरीश यादव को मौके पर बुला दिया और जमीन नापी के दौरान दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। तब तक प्रधान पक्ष के लोगों ने सुदामा पासवान के घर में घुसकर उसके परिवार के 1 दर्जन सदस्यों को लाठी डंडे से मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायलों में 90 वर्ष की महिला भी है। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज हेतु साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं इलिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने फोन पर बताया कि घायल वीरेंद्र पासवान की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपने आसमान से पानी बरसते हुए तो जरूर देखा होगा, साथ ही आपने ओले भी बरसते हुए देखे होंगे, लेकिन ईंट की बारिश शायद ही देखी होगी। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लगती है, लेकिन है सच। 16 आने सच। हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के आगरा से आई हैं। खड़ंजा के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। पूरा मामला थाना डौकी इलाके का है, जहां पर गांव में खड़ंजा बनाया जा रहा था। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के घर में शादी थी, लिहाजा पहला पक्ष खड़ंजा निर्माण शादी के बाद कराना चाह रहा था, जबकि दूसरा पक्ष खड़ंजा निर्माण पर अड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इसी विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। पथराव से अफरा तफरी मच गई। लोग सिर पर पांव रखकर भागते नजर आए। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्षों के बीच पथराव हो रहा है। फतेहपुर जिले में बिंदगी कोतवाली पुलिस ने बैंक के बाहर से लूटपाट और धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 22,000 रुपए, एक कार और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई प्रांतों में से 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। खास बात ये कि पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इनके कब्जे से वादी मुकदमा की चेकबुक, पासबुक तथा कुछ धनराशि पुलिस द्वारा बरामद की गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में नशेबाज दारोगा की कार की टक्कर लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन में रहने वाला उप निरीक्षक विजय कुमार ड्यूटी के बाद कार से थाना कमालगंज जा रहा था। तभी कार की टक्कर से कमालगंज निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवकों को कमालगंज CHC पहुंचाया, जबकि दारोगा ने अपनी कार भगा दी। लोगों ने पीछा करके शांति गेस्ट हाउस के पास दारोगा की कार को घेर लिया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और दारोगा को हिरासत में ले लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दारोगा नशे में कार चला रहा था, जिसके कारण ही एक शख्स अंकुर और उसका एक साथी कार की चपेट में आकर घायल हो गए। अब अंकुर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बहरहाल मीडिया के कैमरों से बचते हुए नशेबाज दारोगा का CHC कमालगंज में मेडिकल कराया गया, लेकिन मीडिया को अस्पताल परिसर में घुसने नहीं दिया गया। दारोगा विजय कुमार की बीते दिनों थाना कमालगंज में तैनाती की गई है और नशेबाज दारोगा के कई कारनामे सामने आ चुके हैं, लेकिन SP की मेहरबानी के चलते नशेबाज दारोगा को नई तैनाती मिली है। जो दारोगा थे तो उनको लाया गया था, थाना के ही दारोगा थे, उनके द्वारा लाया गया था उपाध्याय, और वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा नशा किए हुए था और उसका मेडिकल किया है। इसमें जो है शराब पाई गई। शराब के नशे में लापरवाही से अपनी स्विफ्ट डिजायर को चलाते हुए वहीं के कमालगंज के रहने वाले अंकुर गुप्ता का एक्सीडेंट किया गया है, जिसके संबंध में उनका मेडिकल भी करवाया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई है। बिहार के गोपालगंज में सोशल मीडिया पर हत्या का एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हत्या का ये लाइव वीडियो कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरैया गांव का है। यहाँ पर 55 वर्षीय किसान वीरेंद्र माझी को गांव के दबंगों ने पहले धक्का देकर सड़क पर गिराया और उसके बाद उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। न्यूज 18 ने जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि वायरल वीडियो कुचायकोट के रामपुर खरैया गांव का नहीं बल्कि कहीं और का है। यानी जिस वीडियो को किसान वीरेंद्र माझी की मौत से पहले पिटाई का लाइव वीडियो का दावा किया जा रहा है, वो फर्जी पाया गया। दरअसल बीते 8 जून को कुचायकोट के रामपुर खरैया के किसान वीरेंद्र माझी की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मौत के बाद मृतक के परिजनों का दावा था कि मौत से 4 दिन पहले वीरेंद्र माझी को उनके गांव के ही कुछ लोगों ने बुलाकर शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया और बाद में पीड़ित किसान की गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला गांव के हाई स्कूल के नजदीक फेंक दिया। परिजनों ने घायल किसान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई थी। इसी मौत से जुड़ा ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 33 सेकंड के इस वीडियो में कैसे एक वृद्ध किसान को पहले धक्का देकर सड़क पर गिराया जाता है, फिर उसके बाद कुछ युवक लाठी डंडों से उस पर जानलेवा हमला करते हैं। नाव निर्माण की ये तस्वीरें बिहार के खगड़िया से आई हैं। दम मारने की फुर्सत नहीं, कारीगर दिन रात नाव बनाने में जुटे हुए हैं। कोसी, बागमती सहित 7 नदियों से घिरा खगड़िया जिला इस बार बाढ़ के लिए तैयार है। इन नदियों में हर साल बाढ़ आती है, जिससे कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में बाढ़ की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में नाव बनाई जा रही है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के समय में नाव का काफी महत्व हो जाता है। हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का बछौता गांव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे के चदरे के सहारे नाव का निर्माण किया जा रहा है और यह जो नाव है एक तरह से कहे कि 1 सप्ताह में 2 नाव यहाँ पर बनकर के तैयार होती है। जो नाव मालिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि लकड़ी नहीं मिलने के कारण वो लोग
इन लोहे के चदरे का नाव बनवा रहे हैं। हालांकि एक नाव की लागत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ जाती है और एक सप्ताह के अंदर 2 नाव यहाँ पर बन करके तैयार होती है। एक अदद पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते ग्रामीणों की ये हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें झारखंड के बड़का गांव से आई हैं। आजादी के 73 साल गुजर जाने के बावजूद बड़का गांव प्रखंड के कई नदियों पर पुल नहीं बने। ये स्याह सच तब जब भारत गांवों का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होता तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। बहरहाल गांव की नदियों पर पुल नहीं बनने के कारण बरसात के दिनों में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों और रोगियों और उनके परिजनों को उठानी पड़ती है। यहाँ के ग्रामीण बरसात में 4 महीने उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। 20 वर्ष के दौरान 15 साल से अधिक लोग नदी में बह गए। ग्रामीण रिझन मरांडी ने संथाली भाषा में कहा कि अब झारखंड में आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन है, अब पुल जरूर बन जाएगा। झारखंड के पलामू के एमएमसीएच की हालत बद से बदतर हो गई है। मरीज बिना पंखे के गर्मी में मर रहे हैं। अस्पताल के वार्ड में लगे पंखे खराब हैं। एसी की हालत तो देखने लायक भी नहीं। अस्पताल की हालत ऐसी है कि मरीज के परिजन घर से पंखा लेकर आ रहे हैं। पलामू की तेज गर्मी में मरीज की हालत पस्त है, मगर यहाँ इन समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। कहते हुए भी शर्म आती है कि ये मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मरीज खुद ही हाथ से पंखा करते नजर आ रहे हैं। जिनका घर 80 किलोमीटर दूर है वो भी घर से पंखा लेकर आ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में 3 एसी लगे हैं, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। कोई भी एसी काम नहीं कर रहा। हैरत की बात तो ये है कि इसी वार्ड में डॉक्टर के केबिन में एसी, कूलर और पंखा तीनों चकाचक हैं। मतलब साफ है कि यहाँ गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। नाले नालियों की सफाई की ये तस्वीरें बिहार के पूर्णिया से आई हैं। पिछले साल जल प्रलय की स्थिति हो गई थी। इस बार फिर मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में आनन फानन में नगर निगम भी तैयारी में जुट गया है। नगर निगम का दावा है कि शहर और नगर निगम इलाके के सभी 4 मुख्य नालों समेत मोहल्ले के नालों की साफ सफाई लगभग पूरी कर ली गई है। खास बात ये है कि पहली बार गुलाब बाग का मानुषमारा धार की भी सफाई की गई है। पहले तो सर कभी नहीं होती सफाई। ये पहली बार सफाई जी, हम तो पहली बार देख रहे हैं कि सफाई इतना अच्छा हो रही है। तो पिछले बार तो काफी जल प्रलय झेले थे। जी हाँ जी पहली बार। तो क्या उम्मीद है इस बार तो जिस हिसाब से नाला साफ हुआ इससे ज्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा शहर का मुख्य नाला लालगंज नाला, नरकटिया नाला भी साफ कर लिया गया है। नगर निगम के सफाई निरीक्षक कैलाश सिंह ने कहा कि इस बार नगर निगम ने सभी नालों की सफाई कर ली है। इस बार लोगों को पिछले साल की तरह जल प्रलय की स्थिति नहीं झेलनी होगी। हम लोग को तो सब रूटीन वर्क में होते ही रहता है सफाई, क्योंकि नाला अभी जहाँ मुख्य नाला जैसे लालगंज नाला है आपका, पूरे शहर का पानी जो जिसका निकासी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है और पूरे बीचों बीच जाती है, उसकी सफाई लगभग हो चुकी है, जिससे जल निकासी में कोई समस्या नहीं बनी रहेगी। निगम के दावे अपनी जगह, देखना है कि बरसात में निगम के दावों की क्या हाल होती है। मीठी और रसीली लीची, स्वाद और सेहत का खजाना। गर्मी आते ही बाजार में हर तरफ लाल रंग की मीठी रसीली लीची नजर आने लगती है, जिसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आने लगता है। चाहे बड़ा हो या छोटा, लीची को देखकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता। लीची खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही पौष्टिकता से भरपूर भी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची के दाम अब अंतिम समय में आसमान छू रहा है। ऐसा दशकों बाद हुआ है। जानकार बताते हैं कि लीची का मूल्य कभी भी 350 के पार नहीं पहुंचा। भले ही शुरुआती समय में लीची व्यापारी और किसानों को घाटे का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब समापन के समय उन्हें काफी फायदा हो रहा है। लीची की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। बाजार से शाही लीची खत्म हो चुकी है, जो इस बार 10 रुपए प्रति पीस बिकी। अभी चाइना ही बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध है।
120 से 150 रुपए तक मिलने वाली चाइना लीची अब 250 से 350 रुपए तक बाजार में मिल रही है। हम लोगों का लीची तो सब गिर गया नीचे, कीड़ा पकड़ लिया, बचा हुआ है उसका रेट है थोड़ा बहुत निकलता है। हाँ, पेड़ में जहाँ 10,000 निकलना है वहाँ 2,000 निकलता है। कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। 18 इंडिया पर भैया राम राम नमस्कार।